हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे फ्रेंड्स। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अच्छे से रहिए, पढ़िए, एंजॉय करिए, हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। आप लोगों को मैंने आज लाइव क्लास में टेस्ट लिया था 12 बजे। आप लोग को टाइम पहले दिया था, रात में ही टेलीग्राम पर बताया था, जिसमें बहुत कम बच्चे अवेलेबल थे। आए थे बच्चे बट कम थे, तो अपनी प्रेजेंस को थोड़ा मेंटेन करिए, आने का प्रयास करिए, समझिए हर एक चीज़ को बताई जा रही है। आपके लिए ही क्लास हो रही है, मुझे थोड़ी पेपर देना है। मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, लेकिन आपकी पंक्चुअलिटी मेंटेन रहेगी तो वो काफ़ी बढ़िया होगा। और जिन बच्चों ने नाम लिखाए थे उनमें से बहुत सारे बच्चे गायब थे, तो ऐसे फ्रेंड्स काम नहीं चल पाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हर चीज़ जल्दी जल्दी कवर हो जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो आपकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपके लिए हर चीज़ जब कराई जा रही है तो आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सहमति से ही हर कार्य होगा। क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, क्या करना है, ये जब तक बात नहीं होगी तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो कोशिश क्या करें कि टाइम पर आइए, हर चीज़ को देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने हमेशा कहा कि मुझे कमेंट बॉक्स से पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, तो मुझे मेल करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की क्लास की। आप जो है शानी क्लास 7, मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हमने 2 सेमेस्टर कर लिया है, 2 हमको और देना है, तो मिलके मेहनत करेंगे तो हर एक काम आसान हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती तो पूछिए हमसे। आज का जो टॉपिक है वो है संधि। संधि हमने हिंदी ग्रामर में बहुत बार पढ़ा। संधि के बारे में बहुत, संधि से संबंधित एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस पे दिया गया है। ये संस्कृत की क्लास यहाँ पर हो रही है, जिसमें मैं आज आपके साथ पूरा संधि का जो टॉपिक है, जो संस्कृत के सेक्शन से है, हिंदी से मिलता जुलता है। बहुत बेसिक डिफरेंस थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, नहीं तो पूरी सिमिलरिटी हिंदी वाले संस्कृत से संधि में और इसमें भी है। बहुत हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस है, नहीं तो सेम चीज़ें हैं। तो अगर हम हिंदी ग्रामर वाला संस्कृत का सेक्शन हमारा तैयार है तो हम संस्कृत में भी हर चीज़ को कर लेंगे, बहुत प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। संधि के टॉपिक से आप पहले से अवगत हैं, क्या है, कितने प्रकार है, सब मैंने आपको पढ़ाया। सेकंड में भी था, बताया था हर एक चीज़। बहुत ज़्यादा संधि के बारे में सेकंड में नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन थर्ड में यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा सेक्शन है। प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बने हैं, अति लघुत्तरी वाले भी, लघुत्तरी वाले भी, तो सारा देखेंगे। चलिए फिर शेयर कर डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, सबके साथ में आइए, पढ़िए, एंजॉय करिए। प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत फंस रही है तो पूछिए। नोट्स अगर आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम पर रात से जाइए, कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। प्रॉपर तरीके से आप उनसे बात करके प्रॉपर तरीके से ले लीजिए, आपको हर एक चीज़ वहाँ बढ़िया तरीके से हो जाएगी। फिर रिविजन करिए, अपना पढ़ाई अपने आप से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। संधि क्या होती है, क्या कोई बताएगा आपको? संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, संधि से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? ये सारी कई सारी ऐसी परिभाषाएं हैं जो हर बार पूछी जाती है और आप इनसे काफ़ी तरीके से अवगत भी हैं। सबसे पहला एक सिंपल सा प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? हिंदी ग्रामर में भी जो आप संधि के बारे में पढ़े हैं वही सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखने को अलग मिलेंगी। जैसे सिंपल सा देखिए, क्लियर दिख रहा होगा, क्वालिटी इंक्रीज करिए, हर एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाई देगी। अपनी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। क्या लिखा है? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि निम्न नामों से जानी जाती है। संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम संयोग के नाम से भी जानते हैं, योग के नाम से भी जानते हैं, जोड़ के भी नाम से जानते हैं, पर्व के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एक परिभाषा पूछेगी कि संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को हम संधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा देनी है और अन्यथा आपको प्रयास नहीं करना है, परेशान भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। संधि की ये परिभाषा ऐसी परिभाषा थी जो हम बहुत बार से पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों से भी पढ़ते आए हैं। अब हमें थोड़ा सा संस्कृत के संबंधित जुड़ाव को भी देखते हुए इनको देखना है। जैसे संधि की संस्कृत में परिभाषा, संधि की संस्कृत में परिभाषा क्या होगी, आएगी, आती है, लिखने को लिखना भी पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा है, वर्ण संधान को संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ण संधान को संधि कहते हैं, और यहाँ पर संधि के बाद विसर्ग लगा हुआ है। यही तो आपको हल्का हल्का चेंजेस करना है, क्योंकि संस्कृत में हम हर जगह दो दो बिंदी को लगाते चलते हैं, वो संस्कृत बन जाता है। तो यहाँ पर है कि वर्ण संधान को संस्कृत संधि कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल अथवा संधान को हम संधि कहते हैं। तो संस्कृत में आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। बस जैसे यहाँ पर पूछा है तो ये संधि आप इस तरीके से लिख देना संस्कृत ग्रामर में। ठीक है, आगे बढ़िए। संस्कृत में संधि के प्रकार, तो संधि के भेद या प्रकार की बात कर लेते हैं तो 3 भेद हैं। ठीक है,
तीन भेद है। हम ध्यान से भाई फ्रेंड जितने भी हैं बहुत प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को समझिएगा। आपको एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा तो दो बार में देखिएगा। ये संस्कृत है, बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अगर कितने भेद हैं तो तीन भेद हैं। संस्कृत में संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है अच् संधि, कैसे लिखा गया है संधि संस्कृत में ध्यान रखिएगा। दूसरा है हल संधि जिसको व्यंजन कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग। यही आपने हिंदी में पढ़ा है। स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। फिर स्वर संधि को 5 कैटेगरी में, व्यंजन को 3-4 में, विसर्ग को 5 में अलग अलग तरीके से बांट देते हैं। तो जिसमें फिर अलग अलग विभिन्न तरह के रूल होते हैं। तो रूल में हमें बहुत नहीं फंसना है, रूल से थोड़ा कम ही प्रश्न बनता है, लेकिन ध्यान रखना है कि मेन परिभाषा, उनके उदाहरण, उनके प्रकार, ऐसे प्रश्न आपको कई सारे बनते हैं। तो यहाँ पर कितने बताए गए हैं? 3 बताए जा रहे हैं, जिसका पहला है अच् संधि। क्योंकि मैंने आपको जो पाणिनि वाला महर्षि पाणिनि वाला सूत्र बताया था उसमें ये बोला था कि अच् को हम स्वर संधि कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। याद आ रहा है? जो स्वर हमने हिंदी में पढ़ा है उसको संस्कृत में अच् कहते हैं। आ और चा के नीचे हलंत है, अच् कहा जाता है। अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो हा और ला के नीचे हलंत, ये व्यंजन को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि आपको लिखने को परिभाषा में आए कि अच् संधि की परिभाषा लिखिए और हल संधि की परिभाषा लिखिए, वहाँ पर स्वर और व्यंजन ना लिखा हो। इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दोनों को समझते चलेंगे तो कर ले जाएंगे। तो आपने क्या जाना मेरे साथ कि स्वर संधि को अच् संधि कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। विसर्ग वैसे का वैसे ही हूबहू रहता है। आगे बढ़िए। चलिए अब हम एक एक को पूरा अच्छे से डिवाइड करेंगे। अगर प्रश्न बन रहा है तो परिभाषा से, उसके उदाहरण से जो भी प्रश्न बनेगा वो हम कर लेंगे। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि किसे कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में बनेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा यहाँ पर क्या दी गई है। अच् संधि की परिभाषा, जब दो स्वरों का संधान, संधान संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण में संधि को संधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जब दो स्वरों का संधान अथवा मेल होता है या स्वयं या कह सकते हैं कि स्वर व्यंजन का मेल होता है, तब वह संधान स्वर संधि या अच् संधि कही जाती है या कहलाती है। क्या मैंने कहा कि जब दो स्वरों का मेल होता है या स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उनसे आप कहेंगे कि विकार उत्पन्न होता है, उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। अच् संधि में स्वर के स्थान पर आदेश होता है, मतलब हम अच् संधि, स्वर संधि, ये सारी चीज़ें एक हैं। सिर्फ आपको देखिए परिभाषा बहुत कम पूछी गई है, लेकिन इनका जो संधि का पहचानना है वो ज़्यादा पूछा गया है। तो लेकिन सिंपल तरीके से स्वर संधि की परिभाषा ध्यान रखिए। एक बात ये ध्यान रखिए, देखो बहुत परेशान नहीं होना है, पेपर नॉर्मल है, कॉपी नॉर्मल चेक होती है। अगर मान लीजिए नहीं ऐसी कोई परिभाषा समझ में आ रही तो स्वर संधि की परिभाषा नॉर्मल तरीके से हिंदी वाली सिंपल लिख देना और पेस्ट कर देना नीचे एक एग्जाम्पल, बाकी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला, कोई नंबर नहीं कटेगा। सिंपल सिंपल जितना हिंदी ग्रामर अगर किसी का तैयार है तो संस्कृत ग्रामर में दिक्कत महसूस नहीं करनी है। सिंपल सिंपल बातें हैं, उसकी उठाकर यहाँ पर बस मेंशन कर देना, सब में दो दो बिंदी ऐड कर देना, हर एक चीज़ कट जाएगी। बस हमको जो दिक्कत देखने को मिलेगी वो लकार विभक्ति वाले में आएगी। इन सब टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सब कुछ एकदम सेम टू सेम रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं। अभी देखिए स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 8 भेदों में बहुत सारे भेद आते हैं तो भेद उतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सिंपल परिभाषा, एक उदाहरण। अब मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ, वो आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए दीप प्लस अवली है, दीप प्लस अवली। तो दीप का छोटा आ लिया, फिर अवली का छोटा आ लिया, दोनों को जोड़ा तो बड़ा आ बना। तो क्या बन गया एक शब्द? दीपावली। क्या बना? दीपावली। फिर देव प्लस आलय, देव का छोटा और आलय का बड़ा, क्योंकि आलय में यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, तो देव प्लस आलय मिलाकर बड़ा आ बन गया देवालय। तो ये संधि है, स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल जो है माया प्लस अधीन, माया प्लस अधीन। तो माया का बड़ा आ इसका ले लिया और अधीन का छोटा आ ले लिया, दोनों को जब मिलाया तो बड़ा आ बना, तो ये क्या बन गया? मायाधीन। नेक्स्ट है दया प्लस आनंद, दया में बड़ा आ ले लिया और आनंद का भी बड़ा आ ले लिया, बड़ा आ को मिलाया, बड़ा आ बना, तो ये बन गया दयानंद। फिर नीचे आए तो रवि प्लस इंद्र है जो कि बना रविंद्र, छोटी प्लस छोटी मिलाकर क्या बन गई? बड़ी। ये सभी के सभी स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं, चाहे हिंदी ग्रामर में हो तो सेम है और संस्कृत व्याकरण में हो तो सेम है, कोई टेंशन नहीं, दोनों सेम टू सेम है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिष की। तो मही प्लस ईश है, तो छोटी प्लस बड़ी मिलाकर बड़ी बन गई, तो ये क्या बन गया? महिष बन गया।
फिर है सची चंद्र, सची चंद्र, तो यहाँ पर क्या बना है, ये सची प्लस इंद्र है, ई प्लस ई मतलब बड़ी ई है, सचींद्र है। नदीश है, नदी प्लस ई से, छोटी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई बन गया, ये नदीश है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूक्त की बात करते हैं। तो यहाँ पर छोटा शाह के ऊपर छोटी एक मात्रा है, शाह प्लस उक्ति, तो यहाँ पर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया, सूक्ति हो गई। सिंधूर्मी है, तो सिंधु प्लस उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बढ़ाकर बड़ा ऊ बन गया, जो कि है सिंधूर्मी है। तो ये सभी के सभी जो है स्वर संधि के उदाहरण हैं जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। क्लियर। और देखिए, ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि आप जितना प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि हम क्या होता है तो बहुत सारा, किताबें भी आपके पास भी होंगी, मेरे पास भी हैं, लेकिन पढ़ता कौन है, कोई नहीं। जब हम कहीं कोई चीज़ सुन रहे हैं, टीचर ने कुछ बताया है, अगर थोड़ा ध्यान दे दिया 5-6 मिनट, तो वो शायद हमें ज़्यादा याद हो जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसी क्लासेस को लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अदरवाइज हर चीज़ की किताब भी तो आती है, तो फिर क्या ही मतलब। हम भी बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, मेरे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो क्या है, बुक्स है, बुक्स तब देखते हैं जब कभी छत पे हैं या फ्रेश हवा में है, चीज़ें हैं, नहीं अदरवाइज फ़ोन से देखा, टाइम मिला, 5 मिनट निकाला, लगाया हेडफोन, फटाफट देख लिया, तो वो शायद ज़्यादा आसान होता है, वो मुझे याद भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर देखिए, वधु प्लस उत्सव है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। भूर्जा है, भू प्लस उधर्व, छोटा बड़ा ऊ प्लस मिलाकर बड़ा ऊ, भूर्जा। ठीक है। मातृणम, मात तृणम, री और बड़ी री, तो ये आपका कई सारा मैंने यहाँ पर ले लिया है, जिसमें छोटा ऊ भी आया, बड़ा ऊ भी आया, बड़ी ई भी आई, बड़ा आ भी आया, छोटा आ भी आया, री भी आया। तो ये सभी क्या है, स्वर संधि के उदाहरण हैं। कोई भी 2-3 याद रखिए, आराम से लिख दीजिए। कोशिश करिएगा कि थोड़ा ये आपके जो आपके यहाँ पे स्वरों का विन्यास हो रहा है, वो भी थोड़ा लिख दीजिएगा। इससे क्या होता है, पूरी क्लियरली थॉट रहती है कि बच्चे को हर चीज़ इसमें पूरी A to Z क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो 8 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है यण संधि, जो कि हिंदी में सेम जो है वही संस्कृत में भी है, कुछ अन्यथा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचें कि इसमें कुछ चला गया, उसमें कुछ चला गया। दूसरा है अयादि संधि। ठीक है, यण संधि, अयादि संधि। तीसरा यहाँ पर क्या है, गुण संधि। तीसरा क्या है, गुण संधि। चौथा क्या है, वृद्ध संधि है। पांचवा क्या है, दीर्घ संधि है। छठा क्या है, पूर्व रूप संधि है। तो थोड़ा सा संस्कृत की जो संधियां हैं, स्वर संधि के भाग हैं, वो ज़्यादा डिवाइड किए गए, हिंदी में थोड़ा कम है। पूछे लेकिन वही 3-4 फेमस जो मुख्य हैं, प्रमुख हैं, वही जाते हैं, बाकी नहीं आते हैं। ठीक है। एक 7वां है पर रूप संधि है। 8वां है प्रकृति भाव संधि। तो आप देख सकते हैं कि संधियों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। 8 प्रकार में से मेनली जो हमेशा पूछा जा रहा है या हम जो पढ़ते आए हैं, उसमें यण संधि है 1, अयादि संधि है 2, गुण संधि है 3, वृद्ध संधि है 4, और आपको ये दीर्घ संधि है 5। स्वर संधि के हिंदी व्याकरण में हमने 5 भेद पढ़े हैं, 5 प्रकार पढ़े हैं, उन्हीं 5 को संस्कृत में भी ज़्यादा पूछा जाता है। तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, अब बात करते हैं व्यंजन संधि। दूसरा मेजर टॉपिक, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, सिंपल सिंपल बातें हैं, संस्कृत की क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, करवा देंगे बेस्ट से बेस्ट। व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं, स्वर संधि को स्वर को अच् कहते हैं, हल को व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वरों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में बन सकता है। परिभाषा, एक उदाहरण, हर एक चीज़ सिंपल तरीके से। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, क्या उदाहरण लेंगे, तो वो है जैसे यहाँ पर दिगंबर। दिगंबर में आप देख सकते हैं कि दिग प्लस अंबर, ये का के नीचे हलंत लगा हुआ है, जिसका ये दर्शा रहा है कि ये का आधा है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ण के नीचे अगर ऐसे हलंत लगा हुआ है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो फिर वर्ण आधा है, क्योंकि हर एक वर्ण जो बना हुआ है वो स्वर के साथ उच्चारित हो रहा है। अगर इसमें से हलंत लगा है तो यानी कि उस स्वर को उसमें से छोटे आ को निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर है दिग प्लस अंबर, ये हो जाएगा दिगंबर। व्यंजन संधि का रूल होता है कि यहाँ पर जो का होता है, जब संधि के रूप में निकल कर आता है तो ये गा में चेंज हो जाता है। तो ये इसीलिए हर वर्ग का पहला तीसरे में चेंज होता है। तो क ख ग, का पहला होता है, गा तीसरा होता है। इसी तरह से हर एक चीज़ को याद करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आएंगी। मैंने याद किया है, मैंने पढ़ा है, रिवीजन दिया है, टेस्ट दिया है, डांट भी खाई है, तब चीज़ें मेरी आज थॉट ऑफ माइंड क्लियर है इन चीज़ों को लेकर। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक बार पढ़ो, दोनों पेपरों में भी काम आएगा, टेट सुपर टेट सीटेट में काम आएगा, आपके डीलेड में भी काम आएगा। अच्छा टॉपिक है, पेट में भी आता है। आप यूपी का कोई भी एग्जाम दीजिए, हर जगह संधि से संबंधित चीज़ें आती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे वो संस्कृत ग्रामर में पूछे तो क्लियर है, और हिंदी के थॉट प्रोसेस में पूछे तो क्लियर, आपके नंबर बन जाएंगे। क्लियर। आर यू एग्री विथ मी। ऑलवेज होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करेंगे हो जाएगा। फिर देखिए वागीश।
वाक प्लस ईस, इसमें भी आधा का है, छोटा इसमें निकल गया है। वाक प्लस ईस जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वागीश। 2 हो गया। क्लियर? आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट देखिए है अजंत। अजंत, अजंत है तो यहाँ पर अच प्लस अंत बराबर क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। सिंपल, अजंत है, अच प्लस अंत है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है? सडानन, सट प्लस आनंद। सडानन, सट प्लस आनंद। सदानंद, सट प्लस आनंद। ठीक है। सदाचार, सत प्लस आचार। सदाचार, सत प्लस आचार। नेक्स्ट है सुबंत। नेक्स्ट है सुबंत, सुप प्लस संत। नेक्स्ट क्या है? सुप प्लस संत। फिर है उद्घाटन, उत प्लस घाटन। फिर क्या है? उद्घाटन, उत प्लस घाटन। ये सारे के सारे आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यंजन संधि के भेद के। तो इनके भी कुछ 8 प्रकार है। जैसे स्वर संधि के थे वैसे इनके भी हल संधि के भी 8 प्रकार हैं। जैसे पहले संधि की बात करते हैं तो जश्वत संधि, जश्वत व्यंजन संधि लिखा रहता है। सचयुत व्यंजन संधि, शुटयुत, षटयुत व्यंजन संधि, चतुर्व संधि। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी थोड़ा सा टेट में। टेट में 10 नंबर, सुपर टेट में सॉरी, जो बच्चे संस्कृत में टेट लेंगे उनको तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने नहीं लिया था इसलिए हम संस्कृत की क्लास जो यूपी टेट की चला रहे हैं तो संस्कृत नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मेरे बस का नहीं है। फ्रेंड्स नहीं पढ़े हैं, नहीं किए हैं तो नहीं, उतना नहीं हो पाएगा। जो चीज़ मेरे उससे नहीं, मैं क्लियर बोल रही हूँ। मैंने सुपर टेट में पढ़ने के लिए से पढ़ा है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसमें 10 नंबर का आता है तो बहुत बड़ा हैक्टिक नहीं है, हो जाता है। बट ये है कि जो बच्चे यूपी टेट संस्कृत का देंगे वो फिर दूसरी क्लासेस या और भी बुक्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। संस्कृत गंगा नाम से एक बुक आती है, बहुत अच्छी है, ले सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है। और इंग्लिश चूज़ करिएगा तो इंग्लिश तो करेंगे क्योंकि इंग्लिश प्रेफरेबल है, हो जाएगा। अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि, पर्व सवर्ण संधि, पूर्व सवर्ण संधि, ये सब उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम सिर्फ आपको नाम नाम बता दे रहे हैं। आगे बढ़िए, चलते हैं, देखते हैं विसर्ग संधि तीसरा। ये क्या होती है? विसर्ग का आप चिन्ह जानते हैं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्या कह रहा है? विसर्ग की संधि के बाद कोई अच वर्ण या हल वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद कोई अच का वर्ण आए या हल का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर जो भी परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार के किसी भी भाषा में नहीं किया जाता। एक बहुत अलग बात है तो शायद आपको नहीं पता हो कि ध्यान रखिएगा कि हिंदी में ही विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर विसर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वो संस्कृत में हो रहा है। एकदम सिंपल साधारण बातें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में ना के बराबर होता है, एकदम ना के बराबर है। अदरवाइज सिर्फ संस्कृत में, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः, शनैः आदि। अतः, पुनः, प्रायः, शनैः, शनैः आदि, ये सब क्या हैं? सभी के सभी विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे मनस्ताप, मनस्ताप, मनः प्लस ताप। फिर हरिस्त्रयते, हरि प्लस त्रयते। निशांक, निशशांक, निह प्लस शंक। दुशासन, दुह प्लस शासन। धनुटंकार, धनुष प्लस टंकार। आगे चलिए, निसंदेह, नी प्लस संदेह। निशंग, नी प्लस संग। हरिवर्ध, हरि वदत, हरि प्लस अवदत। निशब्द, निहि प्लस शब्द। आगे चलिए, तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि के प्रकार की अगर हम बात कर लेते हैं तो विसर्ग संधि भी 4 प्रकार की होती है। सत्व संधि, उत्तु संधि, रुत्त संधि, लोप संधि। ये विसर्ग संधि के भेद हैं। अब इनकी भी परिभाषा, इनके उदाहरण, ऐसी सारी चीज़ें, जैसे मेन 3 हमने पढ़ा वैसे इनके भी भेद हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज की ये संस्कृति क्लास यहाँ पर होती है ओवर। आज की क्लास होती है ओवर। 20 मिनट की क्लास मैंने आपके साथ ली और ये मैंने आपको बोला था कि हम ऐसे क्लासेस करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने आज? मैंने आपको संधि पढ़ाया। संधि के संबंधित प्रश्न अभी मैं और करवाऊंगी, इसी क्लास के बाद ही आपको करवाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप समझ जाएं। कोशिश यही रहेगी कि आपको हर एक चीज़ बताई जाए। तो संधि का टॉपिक आपके संस्कृत में दिया गया था। संधि किसे कहते हैं वही हिंदी वाली सेम परिभाषा लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उदाहरण लिख दीजिएगा। संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 मेन प्रकार होते हैं। जो हिंदी व्याकरण में थे वही संस्कृत में भी हैं। उन तीनों के जो 5-5, 6-6 प्रकार हैं वो प्रकारों में हिंदी में और इसमें अंतर है। आपको सिर्फ वो 3 व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनकी परिभाषा याद रखनी है और इनके 3-3, 4-4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बाकी आपके और जो डिटेल के प्रश्न हैं उसमें जो गुण संधि के 5, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं उनसे बातें बनती हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। अब मैं लेटेस्ट पेपर एक बार देखूंगी कि क्या क्या करा गया है पेपरों में, उसी के हिसाब से सारे टॉपिक्स को मैं करवा दूंगी, चाहे प्रश्न के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में, तो आपके सेक्शन हो जाएंगे क्लियर। तो आई होप फ्रेंड्स आज मैंने आपको संधि पढ़ाया,
क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ना किया हो लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कैसी लगी। कोई दिक्कत है तो बताइए, आपकी हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। नोट संबंधी जानकारी के टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक भी टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।